सीधे इस विश्लेषण पर आते हैं। ट्रंप प्रशासन और यूएस कांग्रेस के बीच ईरान संघर्ष को लेकर अब एक बेहद ही नाटकीय और बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सच कहूं तो ये मुद्दा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला मामला बन चुका है। तो इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट एक अजीब सा कानूनी सवाल है, एक ऐसी थियरी जिसे सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है और जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। बड़ा सवाल ये है, क्या एक सीज फायर यानी जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो, सच में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत और उसकी कानूनी घड़ी को रोक सकता है, बिल्कुल एक पॉज बटन की तरह? यहां सिर्फ एक नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है और वो है 60। देखिए, यूएस कानून के मुताबिक बिना कांग्रेस की ऑफिशियल मंजूरी के कोई भी सैन्य कार्यवाही सिर्फ 60 दिनों तक ही चल सकती है। ये एक बहुत ही सख्त नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन है और इसकी घड़ी बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। अब ये 60 दिन का नियम आया कहाँ से? इसका आधार है 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन। इसे खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि बिना पूछी हुई लंबी और अनंत जंगों पर लगाम लगाई जा सके। सीधी सी बात है, अगर 60 दिन पूरे हो जाते हैं और कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तो राष्ट्रपति को सैन्य कार्यवाही हर हाल में रोकनी पड़ती है। और ठीक यही कानून इस वक्त इस पूरे संकट के बीचों बीच खड़ा है। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। 28 फरवरी को ये संघर्ष शुरू हुआ था। अब मैथ लगाइए, 60 दिन की कानूनी सीमा 1 मई की उस बड़ी सेनेट हियरिंग से ठीक 48 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यानी टेक्निकली देखा जाए तो कानूनी घड़ी अपना वक्त पूरा कर चुकी थी और अलार्म बज चुका था। लेकिन ठीक उसी समय प्रशासन की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला डिफेंस सामने आता है। एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि हमारी हॉस्टिलिटीज यानी दुश्मनी और हमले अब खत्म हो चुके हैं, युद्ध समाप्त हो गया है। ये सच में काफी हैरान करने वाला और थोड़ा आयरॉनिकल भी था। एक तरफ तो शांति का दावा किया जा रहा था और दूसरी तरफ लगातार सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारियां चल रही थी। और बस यहीं से शुरू होता है ये अजीब सा सीज फायर मैथ, यानी युद्ध विराम का नया गणित। प्रशासन का कानूनी तर्क बड़ा ही अनोखा था। उनका कहना था कि संघर्ष शुरू होने के बाद जब सीज फायर लागू हुआ और कोई गोलियां नहीं चली तो उन शांति वाले दिनों को 60 दिन के उस लिमिट में गिना ही नहीं जाएगा। सोचिए, यानी युद्ध को कानूनी रूप से पॉज मान लिया गया और इस लॉजिक के दम पर एक पूरे अतिरिक्त महीने का वक्त मांगा जा रहा है। खैर, अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ऑब्वियस सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस के पास जाकर सीधे तौर पर वक्त बढ़ाने की ऑफिशियल मांग क्यों नहीं की गई? आखिर प्रशासन ने इस अजीब कानूनी लूपहोल का सहारा क्यों लिया जबकि उसके पास पहले से ही सेट कानूनी रास्ते मौजूद थे? इसका जवाब इस 30 नंबर में छिपा है। असल में कानून राष्ट्रपति को एक ऑप्शन जरूर देता है। वो अनअवॉइडेबल मिलिट्री नेसेसिटी यानी अत्यंत आवश्यक सैन्य जरूरत के नाम पर कांग्रेस से 30 दिन का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। लेकिन कैच यहाँ है, प्रशासन को बखूबी पता था कि एक विरोधी कांग्रेस इस प्रस्ताव को देखते ही खारिज कर देगी। इसीलिए सीधा कानूनी रास्ता छोड़कर इस नए और टेढ़े रास्ते को अपनाया गया। पुराने बहाने और आज का नया संकट। आइए देखते हैं कि इतिहास में पुराने राष्ट्रपतियों ने इन सख्त नियमों से बचने के लिए क्या रास्ते निकाले थे। देखिए, पहले के राष्ट्रपतियों का तरीका अलग था। वो आतंकवादी गुटों या नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को काउंटर टेररिज्म या शॉर्ट टर्म गोल का टैग दे देते थे और इन 60 दिनों के नियमों से आराम से बच निकलते थे। परंतु ये मुद्दा अलग है। ये सीधे तौर पर ईरान की ऑफिशियल सरकार के खिलाफ एक युद्ध की स्थिति है। पुराने बहाने यहाँ बिल्कुल काम नहीं आते और शायद इसी वजह से इस एकदम नए और अनोखे सीज फायर मैथ को ईजाद करना पड़ा। अब बारी आती है सेनेट के महामुकाबले की, जहां नेताओं और कानून बनाने वालों ने बेहद आक्रामक तरीके से इस पर विरोध जताया। 1 मई को उस सेनेट के कमरे का माहौल सच में आग बबूला था। जैसे ही पीट हेग्सेट ने इस पॉज्ड क्लॉक थियोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की, डेमोक्रेट्स ने तुरंत पलटवार किया और इसका लिखित कानूनी आधार मांग लिया। सवालों के तीखे हमले इतने लगातार और अग्रेसिव थे कि अंत में माहौल बेहद गर्म हो गया। टेंशन इस हद तक बढ़ गई कि हेग्सेट को झल्लाहट में अपने कागज तक हवा में फेंकते हुए देखा गया। और टकराव की इंतहा तो तब हो गई जब सुनवाई के दौरान एक विधायक ने गुस्से में आकर सीधे तौर पर पूछ लिया, क्या आपके राष्ट्रपति पागल हैं?
सोचने वाली बात है, ऐसी कड़ी भाषा ये दिखाता है कि उस दिन उस कमरे में सरकार के दो सबसे बड़े हिस्सों, कार्यपालिका और विधायिका, के रिश्ते किस भयानक हद तक टूट चुके थे। खैर, सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम संवैधानिक सीमाओं का एक रियल टाइम टेस्ट बन चुका है। एक तरफ प्रशासन है जो वॉर पावर्स की अपनी परिभाषा को इतना बड़ा कर रहा है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ यूएस कांग्रेस है जो कानून के सख्त पालन और संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने पर अड़ी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण को अब एक बेहद अहम सवाल पर रोकते हैं। जब इस कानूनी घड़ी का आखिरी सेकंड सच में हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा, तब आखिर होगा क्या? क्या दोनों में से कोई एक पक्ष पीछे हटेगा, या फिर संवैधानिक शक्तियों का ये टकराव दुनिया के नक्शे पर एक नया और खतरनाक इतिहास रचेगा? इस सैन्य और पॉलिटिकल टकराव के क्या नतीजे होते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर रहने वाली है।